सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। EMRS हिंदी के इस प्रैक्टिस सेट में ये 7वीं प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर पहले ही पढ़ चुकी है। 10 प्रैक्टिस सेट की मैंने PDF डाल दी है। राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 346, 344, 345 या 343। तो राजभाषा आयोग गठित करने के प्रावधान संविधान के 344 में है, अनुच्छेद में। आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। प्रेम होना, दृष्टि गिनना, रतौंधी होना या परेशान होना। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ होता है प्रेम होना। सृष्टि शब्द का विलोम है सृष्टि, संधि, विग्रह, प्रलय या उत्कृष्ट। तो सृष्टि का विलोम होगा प्रलय। चिक्करहि दिग्गज डोल मही, गिरिलोल सागर खर भरे। मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि, नाग किन्नर दुख टरे। कटकटहि मरकट विकट भट, बहुकोटि कोटिन धावहीं। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुणगन गावहीं। उपर्युक्त पंक्तियों में इनमें से कौन सा काव्य गुण है? प्रसाद, ओज, माधुर्य या प्रसाद एवं माधुर्य। तो चिक्करहि दिग्गज डोल मही में ओज गुण है। जब शेर आया तो युद्ध क्षेत्र से गीदड़ भाग गए में कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा, संयुक्त, अभिधा, व्यंजना। तो देखिए इसमें लक्षणा शब्द शक्ति विद्यमान है। जब शेर आया तो युद्ध से गीदड़ भाग गए। गीदड़ यहाँ पर लक्षण है गीदड़ का, मतलब कि जो लोग डर के कमजोर लोग भाग गए। निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना। रेलगाड़ी बहुत तेज चल रही है। सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया। मीना अच्छा गाना गाती है। तो सुरेश ने काम किया और वह अपने घर चला गया, यह संयुक्त वाक्य है। बाहर अगर बारिश हो रही है तो छाता लेकर जाना चाहिए। दूसरा उपवाक्य पहले मुख्य वाक्य पर आश्रित है, अतः इसमें मिश्र वाक्य है, ऑप्शन ए में। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। उद्धरण, उद्धरण मतलब उद धन धारण, उद धन हरण, उदध धन रण, उत धन हरण। तो उत धन हरण होगा उद्धरण का संधि विच्छेद। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? अभ्यंतरिक, अभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक, आभ्यांतरिक। तो इसमें शुद्ध शब्द है आभ्यंतरिक। निम्न में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। च, ज, छ, ठ। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन महाप्राण व्यंजन च, छ आते हैं। स्पर्श संघर्षी च, छ, च वर्ग होता है, उसमें महाप्राण छ है। दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। नींव डालना मुहावरे का अर्थ है मकान बनाना, कार्य का शुभारंभ करना, गड्ढा खोदना या कार्य पूरा करना। तो नींव डालना मुहावरे का अर्थ होता है कार्य का शुभारंभ करना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है एकदम मूर्ख, जो अपना हित अहित न समझे, मूर्ख किंतु धनी, बिना विचारे धन खर्च करने वाला। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होता है मूर्ख किंतु धनी। सुबरन को ढूंढत फिरे कवि कामी और चोर में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, रूपक या वयड़ सगाई। तो सुबरन को खोजत फिरे में कवि कामी चोर में श्लेष अलंकार है। एक अर्थ इन तीनों पर सुबरन कवि कामी और चोर तीनों के लिए प्रयुक्त हो रहा है। जहाँ राधा आनन उदित निशिबासर आनंद, तहाँ कहा अरविंद है, कहा बापुरोचंद। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, प्रतीप, अनन्वय या दीपक। जहाँ राधा आनन उदित निशिबासर आनंद, तहाँ इसमें रूपक अलंकार है, ऑप्शन ए सही है। अग्रगामी का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा?
द्रुतगामी, पश्चगामी, ऊपरीगामी, ऊर्ध्वगामी। तो अग्रगामी का विपरीतार्थक होगा अग्रगामी का पश्चगामी। द्विज शब्द का अर्थ है ब्राह्मण, दात, पक्षी, इनमें से सभी। तो द्विज का अर्थ इनमें से सभी होगा। द्वि का अर्थ होता है दूसरी बार। अजय का अर्थ होता है जन्म लेना। दूसरी बार जिसका जन्म हो उसे द्विज कहते हैं। देखिए, दात मनुष्य में 2 बार आते हैं। पक्षी पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद पक्षी के रूप में जन्म लेता है। ब्राह्मण, जब तक उनका जनेऊ संस्कार नहीं हो जाता तब तक वे ब्राह्मण नहीं होते हैं, अर्थात ब्राह्मण होने के बाद वे द्विज बनते हैं। इसलिए इनमें से सभी द्विज हुए। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाढ़, बाढ़ का अज, शायक, शिली, मुख, सर। तो अज इसमें से बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है। इस बोली में कर्ता की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कन्नौजी, बुंदेली, अवधी या मेवाती। तो कर्ता कारक का अर्थ है ने का प्रयोग नहीं होता अवधी भाषा में। छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को काट कर बना था, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। सन 1975 के बाद की कविता को इनमें से क्या नाम दिया गया? नई कविता, समकालीन कविता, अकविता, नवगीत। 1975 के बाद की कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? आकाशीय कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी या शिल्पगत चमत्कार। तो प्रयोगवाद की विशेषता थी शिल्पगत चमत्कार की। निम्नलिखित कवियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो नदी की बाक पर छाया, ठंडा लोहा। ठंडा लोहा देखिए धर्मवीर भारती की है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। नदी की बाग पर छाया ये अज्ञेय की रचना है। आज नदी बिल्कुल उदास थी ये है केदारनाथ अग्रवाल की। और कुआनो नदी ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। तो 1 1 3 4 नहीं, रुकिए कुछ गड़बड़ हुआ। नदी की बाग पर छाया 2 अज्ञेय 2 3 4 2 3 4 ऑप्शन बी में है। धर्मदास किसके शिष्य थे? तुलसीदास, कबीर, गुरु नानक देव या सूरदास। तो धर्मदास कबीर के शिष्य थे। किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन या नागार्जुन ने। तो सीता पर रचना की है नागार्जुन जी ने भूमिजा शीर्षक से। किस प्रगतिवादी लोकायतन किस विधा की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या नीति काव्य। तो लोकायतन प्रबंध काव्य है। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्ज्वल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली षटगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जन, द्वापर, यशोधरा, झंकार। तो मैथिली षटगुप्त ने गौतम बुद्ध की पत्नी के लिए यशोधरा शीर्षक से रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावाद युग या प्रगतिवाद। तो भारतेंदु युग कवियों की दृष्टि पहला युग था गद्य के लिए, इसलिए इनकी दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं थी। ना ही करे थोरी मांगे सब देन कहे किस कवि की पंक्ति है? आलम, ठाकुर, कुलपति या सेनापति। तो ना ही करे थोरी मांगे सब देन कहे ये सेनापति की पंक्तियां हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? बिहारी, मतीराम, भूषण या देव। तो यह मत शुक्ल जी का देव के बारे में है। महावाणी किस संप्रदाय की रचना है? अष्टछाप, गौड़ी संप्रदाय, राधा वल्लभ या निम्बार्क संप्रदाय। तो महावाणी निम्बार्क संप्रदाय की रचना मानी जाती है।
मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या विश्वनाथ त्रिपाठी? तो यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? शरीयत, तरीकत, मलकत, मारिफत। तो मलकत कोई पड़ाव नहीं है, शरीयत, तरीकत, मारिफत है। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें मिली? रविदास को, धर्मदास को, गरीबदास को, मलूकदास को? तो कबीर के बाद उनकी गद्दी धर्मदास को मिली थी। विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? रहीम, सूरदास, मीराबाई या नामदेव? तो विठोबा का संत माना जाता है नामदेव को। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। यह किसका कथन है? डॉक्टर नागेंद्र का, नंदुलाल वाजपेयी का, रामचंद्र शुक्ल का या बच्चन सिंह का? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा, योगसार, परमात्म प्रकाश या पाहुड़ दोहा? तो लौकिक चरित काव्य कहा जाता है भविष्यत कहा। इसे भविष्य दत्त कथा भी कहा गया है। विशल देव रासों के संदर्भ संपादन करता इनमें से कौन है? आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद्र नाहटा। तो विशल देव रासों के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद्र नाहटा। चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, सबरपा, लुईपा या कुकुरिपा? तो चर्यापद रचना है सबरपा की। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल का, श्याम सुंदर दास का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नागेंद्र का? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका ये श्याम सुंदर दास की रचना द्वारा संपादित है। हिंदी यात्रा साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? काका कालेलकर, राहुल सांकृत्यायन, निर्मल वर्मा, अज्ञे? तो हिंदी साहित्य यात्रा का जनक राहुल सांकृत्यायन जी को माना जाता है। रिपोर्ताज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह सहसा घटित महत्वपूर्ण घटना की संवेदनशील अभिव्यक्ति है। कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें संवेदना की प्रधानता होती है, इसमें कल्पना की प्रधानता होती है। यह कहानी, रूपक और रपट के संवेद तत्व को समाहित करने वाली विधा है। तो इसमें कल्पना की प्रधानता होती है, ये सही नहीं है। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्रीराम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर? सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो ये है श्रीराम शर्मा का संस्मरणात्मक कृति। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? राधा कृष्ण दास, शिवपूजन सहाय, शिवनंदन सहाय, ब्रजरत्न दास ने? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रजरत्न दास ने लिखी है। बाबू हरिश्चंद्र लिखा है राधा कृष्ण दास ने। निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है? अपनी धरती अपने लोग, जलती हुई नदी, परी पर्वत, जूठन? निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा विरचित है? जलती हुई नदी। निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मजदूरी और प्रेम, कुटज इसमें से है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्यानिवास मिश्र। लोभ और प्रीति ये कुबेरनाथ राय की है। मजदूरी और प्रेम ये अध्यापक पूर्ण सिंह का है। तो देख लीजिए। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक हैं। यमलोक की यात्रा निबंध है प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी, बालमुकुंद गुप्त। यमलोक की यात्रा ये राधाचरण गोस्वामी का निबंध है। निम्न में से कौन सा एक निबंध बाबू गुलाब राय का नहीं है? चाबुक, जीवन पशु, मेरे मानसिक उपादान या प्रकार प्रभाकर? तो बाबू गुलाब राय का चाबुक नहीं है। हिंदी की पहली कहानी लेखिका है चंद्रकिरण सुंदरेक्षा, बंग महिला, हेमवंती देवी या चंद्रमुखी ओझा? तो हिंदी की पहली कथा लेखिका बंग महिला को माना जाता है। इनका नाम राजेंद्र बाला घोष था। अज्ञे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? पत्नी, शरणदाता, गैंग्रीन या कवि प्रिया? तो अज्ञे की रोज कहानी ये गैंग्रीन के नाम से जानी जाती है। मुखौटा किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मन्नू भंडारी, मंजुल भगत,
ममता कालिया या इंदुवाली? तो मुखौटा ये ममता कालिया का कहानी संग्रह है। लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? पुरस्कार, कोसी का घटवार, पिता या परिंदे? तो लक्ष्मा कोसी का घटवार की पात्र है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा, मनु भंडारी? शेष यात्रा है उषा प्रियंवदा की। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन है बाबू गुलाब राय का, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का, डॉक्टर नागेंद्र का, डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता जैसे मनुष्यों का मोटापा, ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, भुवनेश्वर या लक्ष्मी नारायण लाल ने? तो किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? तो ये किया था रामकुमार वर्मा जी ने। कहाँ करुणानिधि केशव सोए? भारतेंदु की किस रचना की पंक्ति है? अंधेर नगरी, रत्नावली, भारत दूरदशा या नील देवी? तो ये नील देवी की पंक्तियां हैं। बूढ़े मुँह मुहासे के लेखक हैं। बूढ़े मुँह मुहासे राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, खड़ग बहादुर मल या प्रताप नारायण मिश्र? तो बूढ़े मुँह मुहासे ये राधाचरण गोस्वामी जी का प्रहसन है। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र? तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ये शिव प्रसाद की हिंद की उपाधि थी। मुंतखब बुत्तवारीख पुस्तक के लेखक हैं लल्लू लाल, सदल मिश्र, मुंशी सदाशुक लाल, इंसाल्लाह खां? तो मुंतखब बुत्तवारीख ये मुंशी सदाशुक लाल का पुस्तक है। यह तो साहब बड़ी जाती है। कहाँ तो पहले के डाकू नदी पहाड़ लांघकर घर पर रुपया लेने आते थे, अब वे चाहते हैं कि कोई उन्हीं के घर जाकर रुपया दे आवे। किस उपन्यास का कथन है? मैला आंचल, राग दरबारी, गोदान या नीला चांद? तो ये राग दरबारी का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सी विधा सर्जनात्मक साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? कविता, कहानी, निबंध या आलोचना? तो आलोचना जो है सर्जनात्मक साहित्य की विधा के अंतर्गत नहीं आती। अब आगे अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है। विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना है। इस प्रकार इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत ब्रह्मांडे की कल्पना की। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, देखने में इससे भव्य, आकर्षक एवं लावण्यमय रूप सृष्टि से अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत एवं अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य राशि से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियाँ रच डाली हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर की एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है। व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कवलित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता।
शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर एवं अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार्य नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण अत्यावश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अतिरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। बहुत ही बड़ा अनुच्छेद था इस प्रैक्टिस सेट का, और ये टाइम टेकिंग होता है और जानबूझ के इतने बड़े अनुच्छेद दिए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों का समय नष्ट हो, तो ध्यान रखिएगा। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। तो हमारा यह अनुच्छेद में ये वाक्य हमने अभी अभी पढ़ा था, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मानव सृष्टि का सिरमौर है, मन की शक्ति अपराजेय है, लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। तो मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, ये सही होगा। वैज्ञानिक दृष्टि की का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में या वैज्ञानिक में। तो वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। तो मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना या शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। तो शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याप्त अर्थ होना चाहिए। यहाँ अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का अर्थ है सुंदर, स्वस्थ, अद्भुत या नवीन। तो निरामय का अर्थ होता है स्वस्थ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा के संबंध में गलत है? वक्ताओं के बिना कोई भाषा नहीं है, भाषा केवल संचार का एक साधन है। और तीसरा, किसी भी वक्ता की मदद के बिना शब्दकोश तैयार किया जा सकता है। तो तीसरा नहीं सही होगा कि बिना किसी वक्ता की मदद के शब्दकोश तैयार नहीं किया जा सकता है। 1 और 2 सही होगा। 2 और 3, अच्छा क्या पूछा है? कथन संबंध में गलत है। तो भाषा केवल संचार का साधन नहीं होती है, इसलिए 2 और 3 इसमें से गलत है। 2 और 3 गलत है, केवल 1 सही है। अनुक्रमण पढ़ने की किस गतिविधि में आता है? देखिए नहीं पर ध्यान दीजिएगा, अक्सर गलतियां हो जाती हैं। नहीं, अनुक्रमण पढ़ने की किस गतिविधि में आता है? अनुकरण समस्या समाधान, नए शब्द पढ़ने की कोशिश करना, सुनना और पढ़ना, पाठ का पुनर्निर्माण करने के लिए पढ़ना। तो अनुक्रमण पढ़ने की किस गति में? अनुक्रमण यानी कोई पढ़ रहा है उसका अनुकरण करना, यानी लिसनिंग एंड रीडिंग में आएगा, सुनना और पढ़ना में। नई शब्दावली को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? पहला है संदर्भ से अनुमान लगाना, दूसरा है छटाई। नई शब्दावली को पेश करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है? संदर्भ से अनुमान लगाना और छटाई। तो नई शब्द का प्रयोग करने के लिए छटाई का प्रयोग किया जा सकता है। केवल बी सही होगा, केवल 1 सही होगा। सूत्र भाषा में क्या होता है? सरल अभिवादन, दिनचर्या। तो सूत्र भाषा में होता है सरल अभिवादन और दिनचर्या, ये दोनों होता है। 1 और 2 दोनों सही होगा।
निम्न में से किस अवसर पर बच्चों की पहली भाषा का उपयोग करने का निर्णय लिया जा सकता है? यह पूर्वानुमान लगाकर कहानी में आगे क्या होगा, और दूसरा रणनीतियों पर विचार विमर्श करके। तो इसमें भी दोनों सही होगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। नई शब्दावली को पेश करने के लिए तकनीकों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से किस चरण को का पालन किया जा सकता है? उपर्युक्त तरीकों में से एक, इसके अर्थ को स्पष्ट करके शब्द को प्रस्तुत करे, और दूसरा, यदि कोई बच्चा इस शब्द को जानता है तो उसे यह कहने के लिए कहें और सही होने पर उसे मॉडल के रूप में उपयोग करें। तो इसमें भी 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। वाक्य स्तर पर लेखन गतिविधि के अंतर्गत क्या आता है? तस्वीरों के लिए शीर्षक, और दूसरा मेनू खरीदारी की सूची। तो इसमें आएगा तस्वीरों के लिए शीर्षक, ये आएगा। खरीदारी की सूची से इसे लेखन में गतिविधि में क्या बहुत अंतर आएगा। कौन सी बोलने की गतिविधि जोड़े या समूहों में की जाती है? इसमें अक्सर विद्यार्थियों द्वारा सवाल पूछे एवं जवाब दिया जाता है। रोल प्ले। कौन सी बोलने की गतिविधि जोड़े या समूहों में की जाती है? रोल प्ले, जोर से पढ़ना, इंफॉर्मेशन गैप, या कहानी दोबारा कहना। इंफॉर्मेशन गैप होगा इसका आंसर। शिक्षक के मार्गदर्शन के बिना एकाकीपन में किया गया पठन पढ़ने के लिए रुचि विकसित करने में मदद करता है और सीखने वाले को एक स्वतंत्र पाठक बनाता है। ये किस प्रकार की पठन रणनीति है? व्यापक पठन, गहन पठन, स्कीमिंग या स्कैनिंग। तो ये व्यापक पठन है, ऑप्शन ए सही होगा। विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? कमजोर संप्रेषण कौशल, विद्यालय छोड़ना, अधिगम अशक्तता, अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का? तो ये होगा अपनी स्वयं की भाषा की क्षति हो जाएगा। अगर प्रारंभ से ही बहुभाषिकता बच्चों को सिखाई जाने लगेगी तो अपनी भाषा के प्रति वो कंफ्यूज हो जाएंगे। डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल प्रहर, या नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा है नॉलेज सिस्टम के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म दीक्षा का पूर्ण रूप है नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? शायद ये इसके पहले वाली प्रैक्टिस सेट में भी आया था, 50%। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को, सबको पता होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा मुहावरे का सही अर्थ है आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। एकमात्र सहारा का अर्थ है अंधे की लाठी होना। धीरे धीरे का समास है द्वंद्व अव्ययी भाव, कर्मधारय द्विगु, धीरे धीरे समास है अव्ययी भाव। परमार्थ का संधि विच्छेद होगा परम धन अर्थ, परधन अर्थ, पर धन अर्थ, परमो धन अर्थ। तो परमार्थ होगा परम धन अर्थ। बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द है अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या अतिशयोक्ति। तो बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है सरोज, उरोज, मनोज, पाथोज। कामदेव का पर्यायवाची है मनोज। निम्न में से विशेषण शब्द है लड़कपन, उचित, कठोरता, घबराहट। विशेषण शब्द इसमें उचित है। लड़कपन, कठोरता और घबराहट ये सब भाववाचक संज्ञाएं होंगे। यह कौन सा सर्वनाम है? यह कौन सा सर्वनाम है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यह निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या संबंधवाचक। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अवर का विलोम शब्द है लघु, प्रवर, सुवर, कनिष्ठ। अवर का विलोम होगा प्रवर।
कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? कुछ का संज्ञा, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण। तो कुछ का प्रयोग क्रिया के रूप में नहीं किया जा सकता, बाकी संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण में किया जा सकता है। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? शब्द चयन संबंधी अशुद्धि, वर्तनीगत अशुद्धि, व्याकरण की अशुद्धि, शब्द निर्माण की अशुद्धि। कंचन एक कृशांगिनी युवती है, इसमें शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, कृशांगी होना चाहिए था, कृशांगिनी नहीं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार उत्तराखंड का नहीं है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल, सुमित्रा नंदन पंत, धर्मवीर भारती या लीलाधर जगुड़ी। तो धर्मवीर भारती ये उत्तराखंड से नहीं संबंध रखते हैं, बल्कि इनका जन्म स्थान इलाहाबाद है। अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभाविश्रुता लिखा है, प्रभावता आती है। तो देखिए इसका उत्तर आंसर की में दिया है, अलंकारों के बिना अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, ये सही नहीं दिया है, परंतु मेरे दृष्टिकोण से अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये होना चाहिए, मेरी दृष्टि से है। आपके आंसर की में सी दिया है। छप्पय किस प्रकार का छंद है? सम, विषम, अर्धसम या इनमें से कोई नहीं। तो छप्पय विषम मात्रिक छंद है, छह चरण होते हैं इस छप्पय में। अस्थाई भावों की संख्या मानी गई 3, 4, 8, 9। तो 9 रस है, इसलिए स्थायी भावों की संख्या भी 9 है और 33 संचारी भाव है। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा नवधन ऊढ़ा, नवोधन ढ़ा, नवधन ऊढ़ा, न धन ओढ़ा। तो नवधन ऊढ़ा जो बड़ा ऊ की मात्रा होती है वो होगा नवोढ़ा का संधि विच्छेद। गौशाला में समास है तत्पुरुष द्वंद्व बहुव्रीहि या द्विगु। तो गौशाला में गऊओं के लिए शाला या तत्पुरुष समास है। निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है? आ, उ, ई और ए। तो ए को माना जाता है अ और ई से मिलकर बना हुआ है ये ए। भविष्य काल के भेद होते हैं 5, 4, 2, 3। तो 3 भेद हैं, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु हेतु मदभूत। राम आम खाता में वाच्य कौन सा है? कर्मवाच्य, भाववाच्य, उभयवाच्य, कर्तृवाच्य। तो राम आम खाता, राम की प्रधानता, ये कर्तृवाच्य का वाक्य है। तो ये 7वीं प्रैक्टिस सेट खत्म होती है। आप लोगों को कैसी लगी मेरी प्रैक्टिस सेट जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा हल कराई गई, मेरी नहीं। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पर पड़ी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।